नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 643वां वेबिनार है। वेबिनार नंबर 643। आज के वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज जीवनचर्या खान पान के आदत है और स्वास्थ्य विचार भाग 6 में नस्य के बारे में जानकारी देंगे। तो वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, सभी को जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी जो मिनिमम स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट और जो मोटिवेशन है उसके कारण इस विषय को और मैं बेहतर बना सका, और साथ में गुरुवृंद जिन्होंने इस योग्य समझा कि मैं किसी विषय के साथ न्याय कर सकता हूँ और ये जिम्मेदारी सौंपी। इष्ट देव को याद करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तक जो इस विषय में हम लोग बढ़े हैं वो मूलतः अष्टांग हृदय का एक सूत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए, जिसमें प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन और गंडूस। दंत धावन और गंडूस पे हम लोगों ने साथ में लिया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ काफी अंतर संलग्न हैं। इन विषयों पे बात हुई है और साथ में एक पूर्व भूमिका जो किसी भी विषय की होती है उस पे बात हुई। शरीर की क्या भाग है, किस तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब चीजों पे और विभिन्न विषय जो बीच में आते गए। आज हम बात करने वाले हैं नस्य पे, और नस्य चूंकि पंचकर्म का एक विशिष्ट भाग है, इसलिए थोड़ा सा पंचकर्म पे भी बात करेंगे। तो मैं आप लोगों की आज्ञा से शुरू करता हूँ। पंचकर्म अर्थात 5 कर्म आयुर्वेद की उत्कृष्ट चिकित्सा विधि है। पंचकर्म को आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इस विधि से शरीर में होने वाले रोगों और रोग के कारणों को दूर करने के लिए और तीनों दोषों अर्थात त्रिदोष वात पित्त कफ के असम रूप को सम रूप में पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन इन कई प्रक्रियाओं में 5 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिसे पंचकर्म कहते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं बता दूं, ये विषय जो है जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, और विभिन्न मतांतर हैं आचार्यों के। तो कहीं भी आपको लग सकता है कि ये तो हमने सुन लिया, पर वो हो सकता है किसी आचार्य विशेष का मत हो, तो रिपीटिशन लग सकता है, तो कृपया ध्यान से सुनें। जो 5 विशिष्ट कर्म हैं उनकी जो बात की जाती है वे हैं वमन, विरेचन, बाष्पिक अनुवासन, बाष्पिक आस्थापन और नस्य। उपरोक्त 5 को मुख्य अथवा प्रधान कर्म कहते हैं। आयुर्वेद पंचकर्म की चिकित्सा भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया है। आजकल कई सारे पंचकर्मा के सेंटर्स भारत के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं, और एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी इसको प्रोत्साहित करने का भारत सरकार कोशिश कर रही है। देश के दक्षिणी भाग में ये बहुत लोकप्रिय है और सामान्य तौर पर लोक जीवन में स्वीकार्य है।
उत्तर भारत में यह पद्धति हाल ही में उपयोग में लाई जा रही है। इस पद्धति में शरीर के विषों को बाहर निकालकर शुद्ध किया जाता है। इसी से रोग निवारण भी हो जाता है। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करता है। यह शरीर शोधन की प्रक्रिया है जो स्वस्थ मनुष्य के लिए भी फायदेमंद है और इसमें 5 प्रधान कर्म होते हैं तथा इनके पहले किए जाने वाले 2 पूर्व कर्म होते हैं। प्रधान कर्म के रूप में वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ति, अनुवासन वस्ति और नस्य ये हैं। हालांकि शल्य चिकित्सा अनुसार आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति को वस्ति शीर्षक में डालकर तीसरा प्रधान कर्म माना गया है तथा 5वां प्रधान कर्म रक्त मोक्षण को माना गया। अन्य जगहों पे इसको अलग से रक्त मोक्षण को देखा जाता है। तो जो पूर्व कर्म है उसके बारे में बात करते हैं। पूर्व कर्म है स्नेह। स्नेह शब्द का तात्पर्य शरीर को स्निग्ध करने से है। यह स्नेह क्रिया शरीर पर बाह्य रूप से तेल आदि स्निग्ध पदार्थों का अभ्यंग करके भी की जाती है तथा इन पदार्थों का मुख द्वारा प्रयोग करके भी की जाती है। कुछ रोगों की चिकित्सा में स्नेहन को प्रधान कर्म के रूप में भी किया जाता है, जो कि विशेष तौर पे वायु और वायु जनित रोग होते हैं, उनमें स्नेहन का प्रयोग प्रधान कर्म के रूप में किया जाता है। 4 प्रमुख स्नेह जो हैं वो घृत, मज्जा, वसा और तेल है। इनमें घृत यानी कि गोघृत को सबसे उत्तम माना जाता है। ये चारों स्नेह मुख्य रूप से पित्त शामक होते हैं। स्वेदन। स्वेदन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे स्वेद अर्थात पसीना उत्पन्न हो। कृत्रिम उपायों द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न करने की क्रिया स्वेदन कहलाती है। स्वेदन के कुछ भेद हैं। एकांग स्वेद, अंग विशेष का स्वेदन किया जाता है इसमें। सर्वांग स्वेद, संपूर्ण शरीर का स्वेदन। अग्नि स्वेद, अग्नि के सीधे संपर्क द्वारा स्वेदन। और निरग्नि स्वेद, बिना अग्नि के संपर्क द्वारा स्वेदन। आजकल कई सारे गुजराती में इसको बोलते हैं वराड़ के द्वारा जो है, वराड़ यानी कि भाप के द्वारा कई बार स्वेदन किया जाता है, जिसमें एक अलग तरह की कुर्सी आती है। संपूर्ण शरीर का भी स्वेदन हो सकता है और एक पर्टिकुलर पार्ट को भी उसमें रख के उस तरीके से स्वेदन किया जा सकता है। वमन। ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का निर्हरण वमन कहलाता है, अर्थात उल्टी कराकर मुख द्वारा दोषों को निकालना वमन कहलाता है। वमन को कफ दोष की प्रधान चिकित्सा कहा गया। वमन योग रोग जो हैं वो श्वास, कास, प्रमेह, पांडु रोग यानी एनीमिया, मुख रोग, अर्बुद आदि हैं। वमन के अयोग रोगी गर्भवती स्त्री, कोमल प्रकृति वाले व्यक्ति, अतिकृश यानी बहुत ही दुबले पतले लोग और भूख से पीड़ित लोग हैं। यानी ऐसे रोगियों पे वमन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विरेचन। गुदा मार्ग, मल मार्ग से दोषों का निकालना विरेचन कहलाता है। विरेचन को पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा कहा जाता है। विरेचन योग्य रोग हैं शीर्षूल, अग्निदग्ध, अर्श, भगंदर, गुल्म, रक्तपित्त आदि। विरेचन के अयोग्य रोगी जो हैं वो हैं नवज्वर, रात्रि जागृत यानी जिसने रात भर जागरण किया हो, राजयक्षमा आदि। इन लोगों को विरेचन नहीं कराना चाहिए। वस्ति। आस्थापन वस्ति और अनुवासन वस्ति इस तरीके की 2 क्रियाएं हैं। वस्ति वह क्रिया है जिसमें गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग, अपत्य मार्ग, व्रणमुख आदि से
औषधि युक्त विभिन्न द्रव पदार्थों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मूत्र मार्ग तथा अपत्य मार्ग से दी जाने वाली वस्ती उत्तर वस्ती कहलाती है तथा व्रण मुख यानी कि घाव युक्त मुख से दी जाने वाली वस्ती व्रण वस्ती कहलाती है। वस्ती को वात रोगों की प्रधान चिकित्सा कहा गया है। आस्थापन वस्ती में विभिन्न औषधि द्रव्यों के वात यानी काढ़े का प्रयोग किया जाता है। अनुवासन वस्ती में विभिन्न औषधि द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग किया जाता है। वस्ती के योग्य रोग अंग सुक्ति, जोड़ों के रोग, शुक्र क्षय, योनिशूल आदि है। वस्ती के अयोग्य रोगी भोजन के किए बिना अनुवासन वस्ती तथा भोजन के उपरांत आस्थापन वस्ती के प्रयोग का निषेध है। साथ ही अतिकृष्ट, काश, श्वास, जिन्हें उल्टियां या वमन हो रही है, उन्हें वस्ती नहीं देना चाहिए। नस्य क्रिया। नस्य का तात्पर्य नासिका होता है और वहां पे जो क्रिया की जाती है उसको नस्य क्रिया कहते हैं। भाव प्रकाश ने नासा मार्ग से औषध ग्रहण करने को नस्य कहा है। नस्य शब्द का अर्थ नासिका होता है संस्कृत में और यह नासिका और नासिका के प्रदेश के लिए अत्यंत हितकारी है, इसलिए नस्य का विशेष महत्व है। नासिका द्वारा जो औषधि प्रयुक्त होती है उसे नस्य कहते हैं। नस्य को गले तथा सिर के समस्त रोगों की उत्तम चिकित्सा कहा गया है। अष्टांग हृदय में भी नस्य का विशेष जिक्र है। ऊर्ध्वजत्र विकारेषु विशेषान्नस्य मिष्यते नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्व्याप्य हन्तितान। अर्थात अष्टांग हृदय में कहा गया है कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में नस्य विशेष लाभकारी है। नासिका को सिर का द्वार कहा गया है तथा शिरोगत विकारों के शमन में नस्य का अत्यंत महत्व है। औषधम औषध सिद्ध स्नेहो व नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। ये परिभाषा है नस्य की। औषध या औषध सिद्ध स्नेह को नासिका द्वारा देना ही नस्य कहलाता है। यह औषध सूक्ष्म चूर्ण, द्रव अथवा धूम रूप में हो सकता है। आचार्य चरक के अनुसार सिर स्थित विकृत कफ जन जब नस्य देने पर नासिका से स्रावित होता है तो शिरोगौरव, शिरशूल, तद्क्षयाय व मूर्छा आदि से तुरंत लाभ होता है। नस्य के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिसको शिरोविरेचन, नस्य, नावन, मूर्ध विरेचन या शिरोविरेक के रूप में जाना जाता है। इसका महत्व जो है वो ये है कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के शमन के लिए नस्य श्रेष्ठ है। इससे नेत्र, कर्ण, नासारोग, खालित्य, पालित्य, तत्क्षयाय, अर्दित, मन्यास्तंभ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। कफ के निष्कासन के लिए नस्य देना अत्यंत उपयोगी है। नस्य के द्वारा प्राण व स्रोतस व अवरोध दूर किया जा सकता है। इसके द्वारा अवरुद्ध कफ द्रवित होकर नासिका से बहिर्गमन करता है। यह कफज व अनेक वात व्याधियों में लाभदायक है। यह ब्रहण, शमन या शोधन को करने में सक्षम है। नस्य कर्म से इंद्रियों को बल प्राप्त होता है तथा मुख कांति युक्त होता है। जैसा कि बताया, नस्य शब्द का अर्थ नाक है और उपचार में औषधीय तेल, घी, चूर्ण, कच्ची जड़ी बूटियां जैसे ब्राह्मी का रस, शहद, दूध, नमक, पानी आदि का उपयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त नस्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का निर्णय चिकित्सक द्वारा शरीर की संरचना, दोषों की वर्तमान स्थिति और पैथोलॉजी की मौजूदा चरण के आधार पर किया जाता है। सामान्य परिदृश्यों की बात करें तो अणुतैलम,
और क्षीरबला नस्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो अत्यंत लोकप्रिय नस्य हैं। नस्य देते समय कुछ चीजें हैं, कुछ रोग हैं जिनमें विशेष लाभकारी है और कुछ चीजें हैं जिनकी सावधानी बरतनी चाहिए, तो उस पे यहाँ पे बात करेंगे। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जैसे शिरोरोग, दंत रोग, दंतशूल, अनुग्रह, तिमिर, वर्म रोग, स्वर भेद, ग्रीवा, कंधा, अंश, मुख, नासिका, कान, नेत्र व शेर, कपाल के रोग, इनमें नस्य देना योगकारी है। कुछ वात व्याधियां हैं जैसे मन्यास्तम, अर्धोभेदक, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक, इसके अलावा शोथ, गलशुंडिका, गलशालू, उपजीविका, इसमें भी ये काफी लाभकारी है। कुछ विकार जैसे कि अर्बुद, वाग्ग्रह, गदगद वाक्य, शीर स्तंभ, इनमें भी नस्य देना लाभकारी। नस्य देना जहाँ पे अयोग्य है वो है गर्भिणी स्त्री, श्रांत क्लांत व्यक्ति, तृषित यानी प्यासा व्यक्ति, क्षुधित यानी जिसको भूख लगी है, क्रुद्ध, शोकग्रस्त, दुर्बल, बाल, वृद्ध, मैथुन में लिप्त, व्यायाम या चिंता प्रसक्त अवस्था में, अजीर्ण अवस्था, भुक्त भक्त यानी खाना खाकर तुरंत, शीर स्नान करके यदि कोई आया हो, हिक्का प्रसक्त यानी हिचकी से कोई ग्रस्त हो, श्वास प्रसक्त जिसको श्वास चढ़ी हुई हो, पीत स्नेह, अति स्निग्ध, अल्पाग्नि, मूर्छित, वमित, रक्त विस्त्रावित, अति दुर्बल और दुर्दिन व अकाल, ऐसी स्थितियों में नस्य नहीं देना चाहिए। नस्य जहाँ पे काम करेगा उस स्थिति को अगर देखा जाए तो आप ये देख और उसके ये जो अलग रंग से लाल लाल रंग से दिखाया गया है वो साइनस के विविध क्षेत्र हैं जहाँ पे कफ जमा होता है और ये हम भली भांति जानते हैं कि हमारा जो और वहाँ पे पांच जो इंद्रियां हैं वो पांचों की पांचों व्याप्त हैं, मतलब कि नाक, आंख, कान, स्किन तो है ही और जीव, मुख में उपलब्ध जीव, स्वादेंद्रिय, और ये सारी की सारी जो हमारा मुख है उसके पीछे और नाक के नीचे जाके मिलती है एक जगह पे, तो ये पूरा का, और साथ में ब्रेन जस्ट इसके ऊपर, दिमाग जो है ये जस्ट इसके ऊपर, तो इतना महत्वपूर्ण ये स्थान है। और यहाँ पे जैसा कि विविध आचार्य बताते रहे हैं, यहाँ पे कफ का विकार भी हो सकता है, वायु का विकार भी हो सकता है, पित्त का विकार भी हो सकता है। तो कफ के विकार में कई बार नाक का अवरुद्ध हो जाना, गले का अवरुद्ध हो जाना, स्वर भंग हो जाना, ऐसी सब चीजें होती हैं। वायु के विकार में भी ऐसी, और इसके अलावा जो है शूल होना, यहाँ पे दर्द होना, और पित्त के विकार में कई बार सन्निपात जैसी स्थितियां होती हैं, प्रमाद जैसी स्थितियां होती हैं, नींद ना आना होता है, ऐसी सब चीजें वायु और पित्त के विकारों में होती हैं। तो इन सब के शमन के लिए नस्य प्रक्रिया लाभदायी सिद्ध होती है। अब आगे समझते हैं नस्य प्रक्रिया क्या है।
नस्य आयुर्वेद की 5 शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में पंचकर्म में से एक है। इसमें नाक के नथनों के माध्यम से दवाएं डाली जाती हैं। यह प्रक्रिया कई रोगों के इलाज में मदद करती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिर और उससे संबंधित संरचनाओं के रोगों में किया जाता है। आयुर्वेद में इस थेरेपी का उपयोग सिरदर्द से लेकर बांझपन तक विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नासा ही शीर्षोद्वार यानी हमारी नाक ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता है। नस्य थेरेपी एक आयुर्वेदिक इलाज है और कई आयुर्वेदिक औषधियों का नाक में अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, जैसे देसी घी, वात, अन्य तेलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नाक के माध्यम से दी जाने वाली दवाएं नस्य श्रृंग तक, जो कि एक मर्म है, पहुंचती हैं, मस्तिष्क में फैलती हैं और रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार रोग दोष को समाप्त करती है, जिससे शरीर के कई रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। यह साइनसाइटिस, सिरदर्द, अनिद्रा, नींद से संबंधित समस्याएं, माइग्रेन, बांझपन के रोगियों के उपचार में बहुत कारगर है। नस्य की पूरी प्रक्रिया नाक के मार्ग को शांत करती है और जमा बलगम को साफ करती है, साथ ही आवाज में सुधार करती है और मस्तिष्क में केंद्रों को उत्तेजित करती है, नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका मुख्य नियंत्रक है। नस्य कैसे करें? यह एक सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसके आगे नस्य एक प्रोफेशनल को कैसे करना चाहिए वो भी बताएंगे। नस्य करने के लिए आपको सबसे पहले पीठ के बल आराम से लेट जाना है। अब अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हुए अपने नथनों को ऊपर की ओर रखें। अगर आप नस्य को बिस्तर पर लेट कर रहे हैं तो आप अपने सिर को बिस्तर से नीचे की ओर लटका कर भी रख सकते हैं। सपोर्ट के लिए गर्दन के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। अपने नाक में प्रत्येक नथुने में नस्य तेल की बूंदें डालें। आप तेल की 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं। आपको नाक में तेल डालते समय बहुत सावधानी रखनी है। बूंद बूंद करके नाक में तेल डालें। नाक के नथुनों को अंदर से अच्छी तरह कोट करें। इसके बाद एक लंबी सांस लें और कुछ मिनटों के लिए रिलैक्स करें, जिससे नस्य नाक के जरिए अच्छी तरह अंदर प्रवेश कर जाए। अगर आपके लिए नस्य थेरेपी को लेटकर करना असुविधाजनक है तो अपनी छोटी वाली उंगली पर नस्य तेल की बूंद डालें और उंगली की मदद से उसे नाक में डालने की कोशिश करें। लेकिन दौरान बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे कि कोई नुकसान न हो। उंगली की मदद से नाक के अंदर के हिस्से की अच्छी तरह मालिश करें। उसके बाद एक लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। सावधानी: अगर कोई रोगी थका हुआ है, चिंतित, बेहोश, भूखा प्यासा, बहुत बूढ़ा या बहुत छोटा, तो नस्य क्रिया को करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर महिला की डिलीवरी हुई है तो उन्हें नस्य नहीं कराना चाहिए। बहुत तेज बुखार है या सांस लेने में दिक्कत की समस्या है तो इससे बचें। इसके अलावा नहाने के तुरंत बाद या नहाने से ठीक पहले नस्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। साथ ही खाना खाने या बाद इस क्रिया को करने से बचें। अब एक जो प्रोफेशनल है उसको नस्य कर्म कैसे करना चाहिए, तो उसमें सारी की सारी चीजें आएंगी। पूर्व कर्म आएगा, प्रधान कर्म आएगा, तो उस पे बात करें। पूर्व कर्म संभार संग्रह यानी नस्य हेतु अलग भवन होना चाहिए जिसमें पर्याप्त प्रकाश हो, खुली हवा का प्रवेश हो, परंतु जो शरीर में सीधे और वेग युक्त न लगे, जो धूल धुआं से सुरक्षित हो तथा जो कक्ष न हो, न तो अधिक शीत हो और न ही उष्ण हो, मतलब समोष्ण
वातावरण में नस्य को किया जाना चाहिए। उपकरण: नस्य दान दीपक, धूमवर्ती यंत्र, ड्रॉपर या धूमपान हेतु नली का नेत्र 6 अंगुल लंबा, स्वच्छ व विसंक्रमित रुई, स्टीवन हेतु पात्र, अभ्यंग हेतु तैल, अंगीठी, तापसेद हेतु साधन, ड्रॉपर, भगोनी, गिलास, तौलिया आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। औषध व्यवस्था: नस्य औषध जो देनी है जैसे चूर्ण, क्वाथ, दग्ध, तैल आदि अभीष्ट हो उसे तैयार रखें। नस्य आसन: रोगी को बैठने हेतु 1.5 से 2 फुट ऊंची कुर्सी हो जिसमें पीछे की ओर पीठ तक पट्टी हो और गर्दन के पास का भाग पीछे से झुका हो, जिसके सहारे रोगी का मुखमंडल ऊर्ध्वमुख कर नस्य का प्रयोग किया जा सके। इसे नस्य पीठ कहते हैं। रोगी परीक्षण: सर्वप्रथम यह विचार करें कि रोगी नस्य योग है या नहीं। 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को नस्य नहीं देना चाहिए। ताप प्रणाली मापन: रोगी के तापक्रम, श्वसन गति, नाड़ी गति, रक्तचाप, वजन आदि ज्ञात कर नस्य प्रारूप पत्रक पर अंकित करें। रोगी द्वारा सहमति घोषणा पत्र: अन्य कर्म की भांति रोगी को नस्य कर्म की संपूर्ण जानकारी संभावित व्यापक बताकर रोगी से लिखित में सहमति लें। रोगी की नस्यार्थ तैयारी: रोगी को मलमूत्र के वेग से निवृत्त कराकर लघु भोजन कराएं। घंटे भर बाद नस्य आसन पर बैठाकर नस्य का प्रयोग करें। प्रधान कर्म: नस्य कुर्सी पर बैठे हुए या नस्य शैया पर सुख पूर्वक शयन करते हैं। आतुर का सर्वप्रथम शीर आदि का स्नेहन स्वेदन किया जाता है। सामान्यतया नस्य प्रदान करने पर सिर को थोड़ा झुकाकर ग्रीवा स्कंध आदि का अभ्यंग स्वेदन कराते हैं। वस्त्र, रुई आदि द्वारा नेत्र को, रोगी के सिर को पीछे की ओर थोड़ा झुकाकर चिकित्सक अपने बाएं हाथ के अंगुष्ठ तर्जनी से रोगी के नासाग्र को उठाकर ड्रॉपर में औषध भरकर मंदोष्ण स्नेह बिंदु धीरे धीरे नासारंध्रों में डालते हैं और नेत्र को ढक देते हैं। यदि चूर्ण का नस्य देना है तो उसे नली में रखकर पीछे से फंके जिससे वह भीतरी नासांद्र में चला जाए, यानी नली से फूंकना है। धूम नस्य लेना हो तो नस्य द्रव्य सिगरेट या चिलम या हुक्का में भरकर नासिका से धूमपान लेना चाहिए और मुख से धुएं को बाहर निकलना चाहिए। नस्य देने के बाद रोगी हिले डुले नहीं, हंसना, भाषण आदि को नहीं करना चाहिए। नस्य औषध को निगलना नहीं चाहिए, उसे थूक देना चाहिए। नस्य कर्म में निकले हुए कफादि की मात्रा को अंकित करते हैं तथा नस्य के सम्यक हीन अतियोग लक्षणों का निरीक्षण करते हैं। पश्चात कर्म: तत्काल करणीय कर्म: रोगी को नस्य देने के बाद 2 मिनट तक उत्तान लिटाया जाता है। पादतल व मन्या का मृदु मर्दन करके रोगी के गले, कपोल और ललाट पर ताप स्वेदन करते हैं। तत्याम जल से मुख का प्रक्षालन करवाते हैं। धूम्रपान: कंठ, नासिका व शिरस्थ कफ के विलयनार्थ धूम्रपान करना चाहिए। प्रायोगिक धूमपान हेतु एलादि गण के द्रव्यों में ऊठ व तगर को छोड़कर शेष सभी द्रव्यों में धूमवर्ती बनाएं। कवल या गंडूष: नस्य बाद शोधन प्रकार का कवल धारण कराना चाहिए। इस हेतु उष्ण, रुक्ष, कटु, अम्ल तथा लवण रस युक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। कफ के छेदन हेतु सुखोष्ण जल में युवक्षार, अपामार क्षार, सज्जी क्षार, टंकण डालकर
घोल बनाकर कवल या गंडूज धारण करवाया जाता है। आहार व्यवस्था। आहार में लघु आहार, यवाक, पेया, रोटी, मूंग की दाल, परवर आदि दी जाती है। अब नस्य के भेदों की बात करते हैं। नस्य के भेद चरक अनुसार इस प्रकार। नावन नस्य। नासिका के छिद्रों में रुई के फाहे को स्नेह में डुबाकर या ड्रॉपर द्वारा टपकाना नावन कहलाता है। यह दो प्रकार का है, शमन व शोधन। शोधन नस्य में पिप्पली, विडंग, सहजन बीज, अपामार्ग बीज आदि से सिद्ध नस्य दिया जाता है। अवपीड़ नस्य। किसी औषध कल्प को निचोड़कर उसका रस नासिका में डालना अवपीड़ नस्य कहलाता है। इसके दो भेद हैं, शोधन और स्तंभन। स्तंभन अवपीड़ का प्रयोग रक्तपित्त व क्षीणों में किया जाता है। शोधन अवपीड़ का प्रयोग मूर्छा, सर्पदंश व कफ से व्याप्त शिर में किया जाता है। धम्पन या धामपन नस्य। इसे प्रदम्न नस्य भी कहते हैं। एक लंबी खुली नली लेकर उसका दूसरा छोर नासिका के पास रखकर औषध चूर्ण नासिका में फूंक दिया जाता है। इसका प्रयोग उन्माद, अपस्मार व विष पीड़ित आदि में किया जाता है। प्रदमन नस्य शोधन प्रकार का नस्य है। यह चूर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रदमन नस्य अपने उष्ण, तीक्ष्ण, कटु गुणों के कारण गंधवा स्रोत की को उत्तेजित कर कफ का स्राव कराता है, जिससे शोधन को जत्रु के ऊर्ध्व भाग में होने वाले विकारों का शमन हो जाता है। सामान्य तौर पे देखा गया है कि कई सारी महिलाएं और पुरुष छीकणी का प्रयोग करते हैं। गुजराती में उसको छीकणी कहते हैं, हिंदी में सूंघनी कहते हैं, जो कि कई बार तंबाकू से बनता है। लेकिन इसके अलावा जो वो भी कफ निकालता है, लेकिन उसका प्रचार न करते हुए यदि किसी को शिरोशूल है या कफ विकार के कारण ज्यादा समस्या है तो चूर्ण के रूप में काली मिर्च या सूंठ का प्रयोग किया जा सकता है और उससे काफी सारा कफ निकलता है। लेकिन बड़ी समझदारी से और सावधानी से इसको करना चाहिए। धूम नस्य। औषध सिद्ध धूम को नासिका द्वारा खींचना धूम नस्य कहलाता है। मुख द्वारा धूम को खींचना धूम पान कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक व वैरेचनिक। इनमें क्रमशः 36 अंगुल, 32 अंगुल तथा 24 अंगुल लंबा नस्य नेत्र प्रयोग किया जाता है। धुएं को नाक से खींचकर मुख से बाहर निकाला जाता है तथा मुख से खींचकर मुख से ही बाहर निकाला जाता है। इसका प्रयोग नासावरोध, पीनस व कंठ रोगों में किया जाता है। प्रतिमर्श नस्य। स्नेह में अंगुली डुबाकर बूंदों को नासिका में टपकाना व अंदर खींचना प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। यह सर्वकाल देय है तथा किसी भी वय में दिया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रातः काल व सायंकाल किया जाता है। मर्श नस्य। तर्जनी उंगली को 2 पर्व तक स्नेह में डुबोकर जितनी बूंदे स्नेह नासिका में गिरता है उसे मर्श नस्य कहते हैं। मर्श में व्यापत की संभावना रहती है जबकि प्रतिमर्श निरापद है। नस्य के प्रकार और उनकी जो मात्राएं हैं उसके हिसाब से एक तालिका आप लोगों को दिखा रहा हूं। जो नस्य के प्रकार हैं आप देख सकते हैं, शमन, शोधन, अवपीड़, मर्श और प्रतिमर्श, और उनकी उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। रोगी की बलाबल, रोग के बलाबल उस समय जो जलवायु है, स्थान की स्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए नस्य कितने मात्रा का होना चाहिए और कौन सा नस्य देना है वो निर्णय लिया जाता है।
शमन नस्य की उत्तम मात्रा 32 बूंद, मध्यम मात्रा 16 बूंद और हीन मात्रा 8 बूंद है। शोधन नस्य की उत्तम मात्रा 8 बूंद, मध्यम मात्रा 6 बूंद, हीन मात्रा 4 बूंद और पीण नस्य की उत्तम मात्रा 8 बूंद, मध्यम मात्रा 6 बूंद और हीन मात्रा 4 बूंद। मर्श नस्य की उत्तम मात्रा 10 बूंद, मध्यम मात्रा 8 बूंद और हीन मात्रा 6 बूंद। प्रतिमर्श नस्य की उत्तम मात्रा 2 बूंद, मध्यम मात्रा भी 2 बूंद और हीन मात्रा भी 2 बूंद। अब अभी जो हमने बात की वो चरक जी के अनुसार नस्य के क्या प्रकार हैं और किस तरीके से उनको दिया जाना चाहिए और क्या उनकी मात्रा हो सकती है, उस पे बात की। सामान्य तौर पे जो नस्य के बारे में समझ है और आज लोक प्रचलित है उसके बारे में आज बात करते हैं। विरेचन या सफाई नस्य। सूखी औषधियों या जड़ी बूटियों को नाक में फूंका जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली औषधियों में वचा, ब्राह्मी और जटामासी शामिल है। कफ विकार, सिर दर्द या सिर से में भारीपन, ठंडा, चिपचिपी आंखें, बहती नाक, साइनस, राइनाइटिस, कफ के कारण आवाज में कर्कशता, ग्रीवा लसिका जमाव, आसक्ति, लोभ या वासना, एडेनाइटिस, जीवाणुविक संक्रमण, मिर्गी, चर्म रोग, तंद्रा आदि में इनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रीहण यानी पोषक नस्य। वाद दोष के लिए विशेष रूप से यह नस्य अच्छा है। शक्तिवर्धक, बलवर्धक पदार्थों को नाक के माध्यम से दिया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ घी, नमक, शतावरी घी, अश्वगंधा घी, शतावरी घी, अश्वगंधा घी, औषधीय दूध, विभिन्न तेल, नारायण तेल, अणु तेल, माशारी तेल, नूप वल्लभ तेल, क्षीर बला तेल आदि इसके नस्य का तथा इनके योग में उक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का नस्य प्रीहण कर्म करता है, अर्थात शिरस्थ धातु का प्रीहण करता है। वात विकार, वात प्रकार का सरदर्द या माइग्रेन, आवाज का सूखापन, सूखी नाक या साइनस, घबराहट, चिंता, भय, नकारात्मकता, चक्कर आना या खालीपन महसूस होना, बर्साइटिस, गर्दन की अकड़न, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस, अनिद्रा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। शमन या शामक नस्य। औषधीय काढ़े, चाय, जड़ी बूटियों का ताजा रस या दोष के लिए विशिष्ट औषधीय तेलों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में ब्राह्मी घी, वच तेल कफ या वात के लिए और तिक्त घी वात या पित्त के लिए शामिल है। पित्त विकार, त्वचा पर नीले धब्बे, इंफ्राडर्मल रक्तस्राव, एलोपैथिया, ब्लेफराइटिस, सोरायसिस आदि में शमन या शामक नस्य का प्रयोग किया जा सकता है। नावन नस्य। काढ़े, ताजे रस और तेलों को एक साथ मिलाकर उत्तेजित दोषों के अनुसार दिया जाता है। पित्त, वात या पित्त कफ विकारों के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में ब्राह्मी रस पित्त के लिए और वच रस कफ या वात के लिए शामिल है। मार्श या प्रतिमार्श नस्य। मात्रा के अनुसार नस्य के दो प्रकार हैं। मर्श नस्य, जो कि 6, 8 या 10 बूंद नस्य द्रव्य को नासापुट में डाला जाता है। छोटी उंगली से नाक में थोड़ा घी या तेल डाला जाता है। यह कोमल मालिश के साथ तनाव को दूर करने और गहरे ऊतकों को खोलने में मदद करता है। इससे नियमित आधार पर इच्छा अनुसार कभी कभार किया जा सकता है। प्रतिमर्श नस्य 1 या 2 बूंद औषध द्रव्य को नासापुट में डाला जाता है। इससे
नस्य की मात्रा कम होती है, अतः इसे प्रतिदिन भी लिया जा सकता है। प्रतिमर्श, प्रतिदिन किया जाने वाला मार्श। यह तनाव और शुष्कता, जो गले का सूखापन है, नाक और गले के बीच का जो हिस्सा है वहां का सूखापन है, जिसके कारण कई बार लोगों को सूखी खांसी भी आती है, उसमें प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके नस्य होने के बाद क्या लक्षण दिखते हैं, उसके हिसाब से जो नस्य हुआ वो सही था, अयोग्य था या अतियोग था, उसका विभाजन किया गया। तो समयोग यानी नस्य का सम्यक योग होने पर लघुता उत्पन्न होती है तथा निद्रा सही प्रकार से आने पर अच्छे स्वप्न दिखते हैं, विकारों का शमन होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा प्रसन्नता रहती है। अयोग लक्षण, नस्य का अयोग होने पर वात इंद्रियों में वैगुण्य उत्पन्न होता है, रोगों की शांति नहीं होती तथा शरीर रुक्ष रहता है। कफ की न वृद्धि हो और न ही ह्रास, शरीर में गुरुता का अनुभव होता है तथा इंद्रियां भ्रमित रहती हैं। मूर्धा ताल कभी स्निग्ध रहता है और कभी रुक्ष रहता है। यह जो है अतियोग लक्षण। पंचकर्म में जो हम लोगों ने 5 चीजें देखी थी, 4 चीजें देखी थी, उसके बाद रक्त मोक्षण की बात आती है। वो है इस प्रकार, शल्य चिकित्सा अनुसार 5वां कर्म रक्त मोक्षण माना गया है। रक्त मोक्षण का अर्थ है शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालना। रक्त मोक्षण की क्रिया शस्त्र द्वारा सिरा का वेदन करके भी की जाती है तथा बिना शस्त्र प्रयोग के भी की जाती है। बिना शस्त्र प्रयोग के रक्त मोक्षण के लिए सबसे अधिक प्रचलित जलौका या जलौका विधि है, अर्थात लीच द्वारा रक्त मोक्षण। लीच को स्थान विशेष पर लगा दिया जाता है तथा दूषित रक्त के चूषण के बाद उसे हटा लिया जाता है। विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न शिराओं से रक्त मोक्षण का निर्देश आयुर्वेद में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना और जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि अभी तक हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, इसके बाद जो रह जाता है वो है अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्वृत्त और निद्रा। तो मेरे ख्याल से अभ्यंग पे आदरणीय विनोद ठक्कर साहब ने बहुत ही लंबा कवर किया है और शायद एक आध और उस पे लेंगे तो उसको मैं छोड़ दूंगा। व्यायाम पे बात करेंगे, स्नान पे बात करेंगे, भोजन पे अलग तरीके से बात करेंगे और सद्वृत्त और निद्रा पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब ने अच्छी माहिती दी, अच्छा वक्तव्य दिया नस्य के बारे में। अब डॉक्टर बलदाणिया साहब से विनती है कि 2 शब्द कहें। डॉक्टर किशोर चंद्र बलदाणिया साहब। बलदाणिया साहब। बलदाणिया साहब अनम्यूट नहीं हो रहे। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से विनती है कि 2 शब्द कहें। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। त्रिपाठी जी को हार्दिक बधाई। शास्त्र के प्रमाण के साथ जो आज आपने वक्तव्य लिया, सब छोटी छोटी बातें जो है जानने जैसी, वो स्क्रीन पे आने से
एक नया आयाम श्रोता के दिमाग में आपने एक जगह बनाई। नश्य यानी उद्वचत्रु के रोगों की सर्जरी, नासा ही शीर्षोद्वारम। ये एक माइनर या तो एक अहम सर्जरी भी कह सकते हैं, माइनर भी कह सकते हैं, मेजर भी कह सकते हैं। नासा यानी नाक, उससे उसके पीछे आंखों के बीच और उसके जंक्शन पे यानी एक जुड़वे मार्ग पे ये प्रक्रिया जो काम करती है नश्य द्वारा, और सिर के जो मगज के जो 4 लॉब है वो वहां से आगे जाके सिर के लॉब पे भी काम करती है। ये एक विशिष्ट चिकित्सा जो आयुर्वेद में है, इसकी जितनी भी तारीफ करें आचार्यों, अपने ऋषि गणों ने जो अपने को दिया है, और त्वरित रिजल्ट देने वाली चिकित्सा है नश्य चिकित्सा। इट्स एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो इसके प्रयोग बहुत ही, एक बात है, इसमें सावधानी जरूर रखनी है, मात्रा की, औषध योजना की और प्रकृति की। कई बार कहीं सुनी बातें या पढ़ाई में कहीं से पढ़ लिया, तो आपने जो एक बात बताई, अणु तेल और मला तेल, ये प्रधान तेल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक तजुर्बे से, अनुभव से, अणु तेल को इस्तेमाल करने में प्रकृति देखना, समझना बहुत जरूरी है। कई बार उससे वो थोड़ा उग्र है, तो उसकी उग्रता से एक बार दर्दी को ठीक तो हो जाता है, दूसरे अंगों पे कभी कभार विपरीत असर दिखाती है। तो कहना मतलब यह है कि प्रयोग करते वक्त जिसको भी करना है उसको किसी वैद्य को संपर्क में रख के करना चाहिए। और ज्यादा न कहते हुए एक बात तो मैं कह दूं कि नश्य के लिए अगर आपके पास अनुभव है, एक आपने जो बताया प्रतिमास नश्य, उसकी मात्रा कम है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मस में जाना है तो वैद्य के निगरानी में करना उचित रहेगा। अस्तु। शुक्रिया, आभार ठक्कर साहब आपका। बलदाणिया साहब को विनती है कि 2 शब्द के। बलदाणिया साहब। हाँ, नमस्कार त्रिपाठी साहब, आपने अच्छी मेहनत करके पंचकर्म और बनाया नश्य का एपिसोड। दुनिया में कोई ऐसी चिकित्सा नहीं है जो इसके सामने टक्कर ले। ये अपनी परंपरागत और आयुर्वेद की एक्सपर्ट ट्रीटमेंट कही जा सकती है। जैसा कि ठक्कर साहब ने बताया कि थोड़ी सावधानी की जरूरत है इसमें। सीधा कोई पढ़ के, सुन के या औषधि तैयार मिलती हो लेके सीधा प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी का अभी परीक्षण करके उसको किस तरह से देना है वो खास देखना है, उसका परिणाम बहुत अच्छा आने की संभावना है। हम लोगों ने एक पंचगव्य का नश्य बनाया था।
गाय के घी दूध वगैरह को लेके, तो मानसिक विकारों में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला था। तो नस्य चिकित्सा भी बहुत अच्छी कार्य करती है। और गोघृत को वो मानसिक टेंशन और मानसिक व्याधियों में अच्छा कोई भी उपयोग करके निरापद है। तो इस तरह से नशे पर और भी अभी प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि आजकल नशे बहुत कम यंग जनरेशन देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा और परिणाम दिखाना पड़ेगा। प्रस्तुत। धन्यवाद, आभार बलदणिया साहब का। जैसे कि पंचगव्य घृत का निश्चय दिया जाता है, वैसे ही गौमूत्र का निश्चय भी दिया जा सकता है। त्रिपाठी साहब या बलदानिया साहब बोलिए। हाँ, गौमूत्र का निश्चय दिया जा सकता है। बलदानिया मेरे साहब। ख्याल से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गौमूत्र तीक्ष्ण है। अच्छा अच्छा ज्यादा तीक्ष्ण होने से और नोजल कैविटी में अपना है जो स्नायु है, अस्थि है, तो बहुत ही नाजुक है। उसके अच्छा अंदर ये नस्य नहीं दिया जाता। अच्छा अच्छा। दूसरा सवाल। तीक्ष्ण औषधियों का भी नस्य दिया जाता है, गौमूत्र का नस्य सीधे नहीं दिया जा सकता है। ओके कई ओके हाँ, सीधा सारे नहीं दिया। ओके हाँ, ओके कई सारे गो चिकित्सक भारत में हैं और गोघृत का और पंचगव्य का और गोमूत्र का तीनों का नस्य दे रहे हैं, लेकिन शोधन की आवश्यकता है और शोधन में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। धन्यवाद। बरोबर, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा, जो गुड़सूठी निश्चय कुछ देते हैं तो वो किस रोग में दिया जा सकता है? गुड़सूठी जो सौंफ होती है, सौंठ सौंठ और वो भी दिया गुड़। जा सकता है, जो भी कफ या कफ से रिलेटेड व्याधियां हैं उसके लिए जो है ये नस्य दिया जा सकता है। दूसरा सवाल, जो कुछ जो वचा का चूर्ण है, वचा चूर्ण, उसका निश्चय कुछ लोग देते हैं, तो वो किस व्याधि के लिए दिया जा सकता है? वचा चूर्ण, वचा चूर्ण। वचा का चूर्ण जो है वैसे तो वेबिनार में आया है, वात और पित्त विकारों में देना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा अच्छा, यो याद शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जी जी, याद शक्ति के लिए वचा का चूर्ण, ब्राह्मी का चूर्ण या ब्राह्मी से युक्त तेल जो है, अश्वगंधा से युक्त जो तेल या घृत हैं, वो एक तरफ टेंशन को कम करते हैं, दिमाग को ठंडा रखते हैं और स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं। धन्यवाद। दूसरा एक सवाल है, जैसे कि आँख, मदार है, मदार का जो तना होता है वो पोला होता है, मीन्स होलो होता है, तो उसकी बीड़ी या उसका धुआं नाक या मुंह से लिया जाता है, तो वो किस रोग में फ़ायदा करता है? आँख की जो तना होता है, मदार आग का जो धुआं होता है, एक तो धामपन के लिए आग की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से और कुछ फूली लकड़ियां होती हैं, जैसे सन सुना होगा आपने, सन जूट जो होता है वो जब सूख जाता है तो उसके बाद जो है उसको काटा जाता है। इसी तरीके से एक लता होती है जिसको बोलते हैं सदाबहार, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, तो उसका भी जो है प्रयोग किया जाता है। कनेर जो रहता है, कनेर की टहनी को काटें तो अंदर से जो सॉफ्ट पार्ट है अपने आप निकल जाता है और उसका धुआं जो है अंदर से बाहर निकलता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग तरीके की ऐसी लकड़ियों का या पाइप, नेचुरल पाइप इनका प्रयोग किया जाता है धामपन प्रकार के या धूम्रपान प्रकार के नस्य को करने के लिए। अच्छा। अब
जिस जिस पर्टिकुलर प्रकार का रोग है उस हिसाब से जो औषधि की वृत्ति है और जो आतुर है उसकी जो प्रवृत्ति और स्थिति है उसके हिसाब से इस चीज का निर्धारण होगा कि कौन सी औषधि इसमें दी जाएगी। सहीजन એટલે સહજન मुनगा उसका निश्चय किस रोग उस रोग में इस्तेमाल होता है? सहजन वात विकारों में भी अत्यंत लाभदायक है और इसके अलावा कफजन्य विकारों में भी अत्यंत लाभदायक है। अच्छा सर, अनिल भाई एक सवाल पूछेंगे। अनिल भाई बोलिए। अनिल भाई पटेल। अनिल भाई पटेल बोलिए। जी जी सर। एक तो त्रिपाठी जी ने जो वेखन के बारे में बोला, वच्चा के बारे में, तो सर जी वो पीठ में तो मेरे ख्याल से नहीं दिया जाता क्योंकि उष्णा रहता है, कफ और वात में दिया जा सकता है। और एक सवाल ये था, अगर पीठ में दिया जाता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कफ रोग में ज्यादा उपयोग होता है। और जो आपने बढ़ाने के लिए, दिमाग की स्मृति बढ़ाने के लिए वच्चा और ब्राह्मी दोनों का प्रयोग होता है, तो उस हिसाब से बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। खाली उसको आयुर्वेद में तो ऐसा कहा गया कि वच्चा को खाली सूंघने मात्र से दिमागी शक्ति पावरफुल होती है, ये बात भी मैं मानता हूँ जी। तो हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो रही हो, तो मैं उसके लिए जो है वापस रेफर करूंगा जी। नहीं, वो बात वो नहीं है सर जी, लेकिन क्या कि ये उष्णा है ना, बच्चा जो है उष्णा है, उसकी उष्णा और तीक्ष्ण दोनों थी। हाँ, इसलिए। और एक चीज मेरे को थोड़ा ये जानना था, इसमें कई बार कैसा होता है अनिल भाई, जैसे मान लीजिए ताप है, ताप को उतारने के लिए यदि हम गिलोय का प्रयोग कर रहे हैं या हम चिरायता का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों औषधियां उष्ण हैं, तो कई बार शामक औषधियों का प्रयोग होता है और कई बार को बढ़ा के उतारने वाली सही है आपकी बात, ये बात भी सही है। जी जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक चीज ये पूछना था सर, जो आपने शोधन के लिए मात्रा बताई थी कि उत्तम मात्रा 8 ड्रॉप, मध्यम 6 ड्रॉप और हीन मात्रा बताई थी 4 ड्रॉप, बराबर? त्रिपाठी साहब। जी सर, जी सर। तो अपन जैसे मस्तिष्क शोधन के लिए देवदाली का जो अपन उपयोग करते हैं, उसको उसके फल को भिगा करके उसके पानी का पीलिया में इस्तेमाल होता है ना, नस्य देवदाली का। हाँ वो तो होता है। जी जी सर, पीलिया में होता है। सीरो विरेचन के लिए मस्तिष्क में कफ और पित्त या बिलिरुबिन जमा है, उसको निकालने के लिए भी होता है। तो नहीं, मैं वही पूछना चाहता था कि अपन उसको 8-8 बूंद देंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएंगी क्या? मैं इसे एक सामान्य बुद्धि के हिसाब से किस तरीके से जनोपयोगी हो उसकी बात करता हूँ पहले, फिर विशिष्ट हाथों में और अनुभवी चिकित्सक के हाथों में तो अलग अलग तरीके से जितनी भी पूर्ण मात्रा बताई गई है, क्योंकि वो जो मात्रा है वो चरक जी द्वारा बताई गई मात्रा है, तो उस समय तो जो है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता था और ये जो है अपने पूर्ण रूप में थी। आज अब वापस पुनर्जागृत करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, जिसको कुछ नहीं पता है, तो जो भी खाने का तेल उपयोग में आता है अपनी प्रकृति के अनुसार, अब ये तो समझना पड़ेगा कि भाई कफ की प्रकृति है, वायु की प्रकृति है या पित्त की प्रकृति है, तो सामान्य तौर पे कोई ना कोई इसमें से बाकी 2 से 20 होता है और किसी के साथ मिला होता है। अकेले एक प्रकृति नहीं होती है, 2 संयुक्त प्रकृतियां नॉर्मली मेजर तौर पे लोगों की देखी जाती है।
जैसे कफ और वायु की हो सकती है, कफ और पित्त की, ये पित्त और वायु की हो सकती है, और कई बार कफज ही अकेले होती है ज़्यादा। लेकिन इस तरीके से होता है, कई ज़्यादा अगर कोई एक प्रकृति हो जाती है तो कहीं ना कहीं रोग की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं। तो अब इसमें ये देखते हुए सामान्य तौर पे अगर प्रयोग करना है तो अब अलग अलग तेल या घृत जो है वो सम है, वो त्रिदोष नाशक है, तो उसका प्रयोग तो हर कोई कर सकता है। बराबर से पित्त घी की बरनी है, हाँ, उसमें से 1 चम्मच घी निकाल के कटोरी में रख लीजिए, जो रेगुलर नस्य के लिए, या किसी छोटी शीशी में रख लीजिए जो रेगुलर नस्य के लिए प्रयोग करें। पित्त सोने से पहले पित्त सब कामों पे निवृत्त होके खाना वाना आपने खा लिया, सोने के लिए जा रहे हैं, उससे 10 मिनट पहले छोटी लेट जाइए छोटी वाली उंगली से। हालांकि प्रमाण में तो बोलते हैं कि दूसरे पोर तक, लेकिन मैं कहता हूं भाई हमको नहीं पता है कितना क्या होता है, हम पहले पोर तक की बात करते हैं। पहले पोर तक डुबा दीजिए, जितना उसमें आए उसको एक नासिका के अग्रभाग में अंदर की तरफ प्रवेश करा के घुमा दीजिए, और दूसरी नासिका के भाग में अंदर की तरफ प्रवेश करके घुमा दीजिए। जिस तरीके से प्राणायाम करते हैं उस तरीके से 3 श्वास लेना है दोनों तरफ से। ऐसा करने से आपके के पूरे नासिका के भाग में और मूल में ये नस्य चला जाएगा। घृत जो है एक तो त्रिदोष नाशक है, उसके अलावा पोषक है, व्रण को दूर करने वाला है, खत्म करने वाला है, तो उस हिसाब से स्मृति को बढ़ाने वाला है। तो इससे बढ़िया कोई नस्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो नस्य है, जैसे मान लीजिए नारियल का तेल है तो वो शीतल है, ठंडियों में जम जाता है, शीतल है। घृत की तुलना में भी शीतल है। तो जिसकी पित्त प्रकृति है वो नारियल के तेल का प्रयोग करे, जिसकी कफज प्रकृति है वो सरसों के तेल का प्रयोग करे, तिल के तेल का प्रयोग करे। इस तरीके से सामान्य प्रयोग के रूप में मैंने ये चीज बताई है। इसके अलावा यदि यही प्रयोग हम स्वयं से करना चाहते हैं तो जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है और हमारे लिए सुटेबिलिटी हमको समझ में आती है, उस हिसाब से हम जो देखिए उंगली में एक बार डुबो के अगर हम लेके आते हैं तो उसमें 2 से 3 बूंद से ज्यादा, अगर एक पोर की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 बूंद आएगा, 2 पोर की बात करते हैं तो 4 बूंद आएगा। आप एक बार प्रयोग करके देख लीजिए, उस हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाना तब जरूरी है जब कोई विकार हो। सामान्य स्थितियों में प्रतिमर्श नस्य से अच्छा कोई नस्य नहीं है, और अगर विशिष्ट प्रयोग की जरूरत है और साथ में औषधियों का प्रयोग करना है तो हमेशा कुशल वैद्य के पास जाकर ही उसके निरीक्षण में ही करना चाहिए। शुक्रिया, आभार। जैसे कि घृत है तो पित्त विकार में घृत का नस्य पंचगव्य घृत है या दूसरा कोई घृत है तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। बाकी तो तेल है ही। जैसे कि अपामार्ग तेल है वो किस रोग में इस्तेमाल होता है? अपामार्ग क्षार तेल, त्रिपाठी साहब, अपामार्ग क्षार तेल। अपामार्ग क्षार तेल कफजन्य रोगों में प्रयुक्त होना चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। हालांकि इसमें जिक्र तो आया ही है, क्षारण और भेदन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और जो मैं घृत की बात कर रहा हूँ, आपने तो खैर शोधित घृतों की बात की है, मैं सामान्य घृत की, गोघृत की बात कर रहा हूँ जो सबके लिए उपलब्ध है और निर्विकार है। बराबर, निर्विकार है इन द सेंस जैसे ही हम कोई और चीज ऐड करते हैं तो उसकी प्रकृति चेंज होगी, लेकिन अगर उसमें कोई चीज ऐड नहीं की गई है तो वो निर्विकार है क्योंकि त्रिदोष नाशक है।
धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। गौ घृत का निश्चय अच्छा है, सबसे अच्छा है। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।